हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल RNCC नर्सिंग ऑनलाइन कोचिंग। आज की जो अपनी क्लास रहेगी वो फिर से हम अपना MCQ सेशन शुरू कर रहे हैं रिगार्डिंग PGI RML जिपमेर एंड स्टेट CHOs के एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, जो टॉपिक्स हम चूज़ कर रहे हैं आप सबने देखा ही होगा। अभी जो उत्तराखंड CHO का जो एग्ज़ाम हुआ था उन जो हमारे चूज़ की जो टॉपिक्स हैं उनमें से काफ़ी सारे अराउंड 25+ क्वेश्चन जो है वो उनमें पुट ऑन हुए हैं एग्ज़ाम के अंदर, आपको देखने को मिले हैं। ठीक है, हम यही कोशिश करेंगे कि आपको कम से कम टाइम के अंदर मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपके जो एग्ज़ाम्स के जो क्वेश्चन हैं हम यहाँ से आपको सोल्व करा सकें। ठीक है, उन टॉपिक्स को हम पढ़ा सकें। ठीक है, शुरू करते हैं हम हमारी आज की क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है हमारे पास में, द ग्रोथ मोटर डेवलपमेंट ऑफ ए 6 to 8 month ओल्ड इन्फेंट। एक 6 to 8 मंथ का इन्फेंट है तो उसके अंदर इस टाइम पीरियड पे कौन सा ग्रोथ मोटार्ड उसके अंदर तो डेवलपमेंट होगा, कौन सा डेवलपमेंट होता है 6 to 8 मंथ की स्टेज पे। होल्ड हेड इरेक्ट, जो अपने हेड को है वो इरेक्टली रख सकता है। सिट विदाउट सपोर्ट, क्राउलिंग, स्टैंड विदाउट सपोर्ट। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी। ओके, एट द एज ऑफ 6 to 8 मंथ जो बेबी है वो सीट कर सकता है विदाउट सपोर्ट के। ठीक है, अपन अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, बाय द एंड ऑफ 7 मंथ, ठीक है 6 to 7 मंथ यहाँ पे क्या हो जाता है, सिट विदाउट सपोर्ट। ओके, 6 to 7 मंथ पे जो है वो बेबी क्या कर सकता है, सिट विदाउट सपोर्ट। और 6 to 7 मंथ पे बेबी क्या कर सकता है वो भी अपन देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये फैमिलीज को, अपने जो फैमिलियर को है उनको यहाँ पे रिकॉग्नाइज कर सकता है। ठीक है, मदर फादर को यहाँ पे रिकॉग्नाइज कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बाद में रोल्स फ्रॉम टमी टू बैक। ठीक है, अपनी टमी से बैक के ऊपर है, रोल आउट भी कर सकता है बेबी 6 to 7 मंथ का। इसके बाद में एवरीथिंग गोज इनसाइड माउथ। ठीक है, इस टाइम पे जो बच्चे होते हैं वो एवरीथिंग गोज इनसाइड द माउथ, मतलब कुछ भी हाथ में लगा तो उसको क्या सीधा मुंह के अंदर लेने की जो है वो बेबीज की कोशिश रहती है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट अपने क्वेश्चन में क्या दिया गया, होल्ड हेड इरेक्ट पोजीशन में। ठीक है, अपने जो हेड को है, अपने हेड को जो है इरेक्ट रख सकता है, सीधा रख सकता है। ठीक है, तो ये कब होता है, ये होता है अपने 2 to 3 मंथ्स में। ठीक है, हर आंसर में भी क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, आप लोगों के तो एग्जाम्स के अंदर ऐसे इस तरह से अपने को क्या करना है, पढ़ाई करनी है, इस तरीके से अपने को क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ताकि आपको थोड़ी टाइम में आपको ज़्यादा मैटर मिल सके। ठीक है, स्मार्ट स्टडी करनी है अपने सभी को। 2 to 3 मंथ में क्या सकता है, अब इन 2 to 3 मंथ में और क्या होता है, सोशल स्माइल डेवलप होती है बेबी की। सोशल स्माइल से कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्राउलिंग। ओके, क्राउलिंग कब होती है, क्राउलिंग स्टार्ट हो जाती है बेबी में 8 to 9 मंथ पे। 8 to 9 मंथ का बेबी है उसके अंदर क्राउलिंग स्टार्ट शुरू हो जाती है। और इससे क्या क्वेश्चन बन सकता है 8 to 9 मंथ में, स्टैंड विथ सपोर्ट। जो बेबी है 9 to 10 मंथ में, ठीक है 8 to 9 मंथ और 9 to 10 मंथ में जो बेबी है वो सपोर्ट के साथ में खड़ा रह सकता है। ओके, अब जो 12 मंथ का हो जाएगा तो स्टार्ट टू वॉक, जो बेबी है वो चलना शुरू कर देगा। एंड 18 मंथ पे क्या करेगा बेबी, 18 मंथ पे क्या करेगा, वॉक अलोन। ओके, नेक्स्ट और अपन को क्या क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, 24 मंथ। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन बने हुए हैं, मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ही बता रहा हूँ। 24 मंथ पे क्या करता है, अपस्टेयर पर चढ़ सकता है। ठीक है, सीढ़ियां चढ़ सकता है 24 मंथ पे। ठीक है, उसके बाद में 36 मंथ पे क्या करता है, राइडिंग ट्राईसाइकिल्स। ठीक है,
ये ट्राई साइकिल्स का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, एब्स्ट्रैक्ट का भी क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो ये सभी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से, जो आपको एग्जाम में ध्यान रखने हैं और आप साथ साथ में नोट डाउन भी करते जाइएगा। सो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, ये सभी क्या है, बेबी की ग्रोस मोटार एक्टिविटीज़ है, ठीक है। सो मोटार मतलब मूवमेंट वगैरह में, ठीक है। सोशल स्माइल ये एक अलग, सोशल स्माइल क्या है, जो सोसाइटी के प्रति बेबी की जो स्माइल का जो हो ना, सोशल स्माइल, ठीक है। ग्रोथ मोटर डेवलपमेंट ऑफ द 6 to 8 month ऑफ इन्फेंट इज सिट विदाउट सपोर्ट। तो ये वाला जो अपना जो आंसर है वो इसके क्वेश्चन के अंदर क्या होता है, करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का, फ्लैटनिंग और फॉलिंग ऑफ द चाइल्ड्स वेट कर्व, ठीक है। सपोज ये अपना जो चाइल्ड का वेट कर्व है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या वेट पहले तो बढ़ रहा है, फिर बाद में फॉल हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको, फिर यहाँ पे फॉल हो रहा है, ठीक है, वेट कर्व चाइल्ड का। इज एन अर्लीस्ट इंडिकेटर ऑफ, ठीक है। ऐसे अगर ग्राफ बन रहा है चाइल्ड की जो है, जो वेट के ऊपर, तो ऐसा ग्राफ है वो क्या इंडिकेट करेगा, ठीक है। ऐसा जो वेट कर्व है ग्राफ में, ये क्या इंडिकेट करेगा, विटामिन डिफिशियंसी, माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशियंसी, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, या फिर वॉर्म इन्फेस्टेशन। सो ऐसा जो ग्राफ बनता है बेबी के अंदर, ये बेसिकली बनता है किससे, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन से, ठीक है। जब प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन की क्या जो डिसऑर्डर यहाँ पे होती है, इसके अंदर क्या होता है, एक तो बेबी के अंदर एनर्जी डाउन हो जाएगी, ठीक है, कैलोरी, ठीक है। एनर्जी से मेरा मतलब क्या है, कैलोरी, और दूसरा प्रोटीन की डिफिशियंसी, प्रोटीन की डिफिशियंसी होगी। तो क्या इन दोनों से क्या होता है, दो टाइप की डिजीज बनती है, क्वाशियोरकर एंड मेरासमस। मेरासमस के अंदर तो क्या होता है, कैलोरी की डिफिशियंसी होती है, क्वाशियोरकर में क्या होता है, प्रोटीन की डिफिशियंसी देखने को मिलती है। फिर इसके बाद में अलग अलग इनके साइन देखने को मिलता है, ठीक है, फ्लैग साइन वगैरह। सो वो अपन जब ब्रीफली जब ये टॉपिक आएगा तब अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का जो आंसर क्या जाएगा, वो जाएगा प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। ये दोनों डिजीज मैंने प्रीवियस मेरे एमसीक्यू सेशन के अंदर समझाई हुई भी है, ठीक है। आप सब लोगों को पता होगा, अगर आप कंटिन्यू मेरे वीडियोस देख रहे हो तो अच्छे से मैंने आप दोनों ये जो कंडीशंस है मैंने यहाँ पे समझा रखी है। नेक्स्ट, विटामिन डिफिशियंसी, माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशियंसी, उसके बाद में वॉर्म इन्फेस्टेशन। वॉर्म इन्फेस्टेशन क्या होता है कि अपने बॉडी के अंदर वॉर्म्स का जो वॉर्म्स के द्वारा इन्फेक्शन वगैरह जो इन्फ्लामेशन की कंडीशन होती है, तो उसको अपन बोलते हैं वॉर्म इन्फेस्टेशन होना, ठीक है। तो इसको अपन कैसे असेस कर सकते हैं, इसको अपन कर सकते हैं स्टूल एग्जामिनेशन करके इसको अपन असेस कर सकते हैं, ठीक है। या फिर अपन कर सकते हैं फिजिकल एग्जामाइन करके स्टूल का। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ए 3 to 6 year old चाइल्ड बिलोंग्स टू द डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ, ठीक है। जो 3 to 6 ईयर का जो बच्चा है वो कौन सी डेवलपमेंटल स्टेज में आता है, ठीक है। लाइक इन्फेंट आता है, टोडलर आता है, ठीक है। ऐसे अपने को पता लगाना है। ऑप्शन में क्या है, इन्फेंट, टोडलर, प्री स्कूलर, या फिर स्कूल एज। तो अपन बात कर लेते हैं यहाँ पे डेवलपमेंटल स्टेज, ठीक है। डेवलपमेंटल स्टेज के अंदर फर्स्ट स्टेज आती है इन्फेंसी। इन्फेंसी कब तक होती है, 0 to 12 मंथ की। इसके बाद में आती है कौन सी, टोडलर। टोडलर आती है 1 to 3 ईयर की। इसके बाद में कौन सी आती है, प्री स्कूलर। प्री स्कूलर आती है 3 to 6 ईयर की, ठीक है। तो अपने को यहाँ पे क्या दिया गया, 3 to 6 ईयर ही दिया गया, तो करेक्ट स्टेज कौन सी हो जाएगी, 3 to 6 ईयर। इसके बाद में कौन सी आती है, स्कूल एज। स्कूल एज की कौन सी होती है, 6 to 12 ईयर की, ओके। इन्फेंसी से पहले जो होता है वो होता है अर्ली नियोनेट, ठीक है। सो बेसिकली अपने यहाँ पे ये कुछ डेवलपमेंटल स्टेजेस है जो पता होनी चाहिए अपने को। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो रहेगा अपना क्या, प्री स्कूलर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्लेइंग अलोन विथ टॉयज डिफरेंट फ्रॉम दोज यूज्ड बाय अदर चिल्ड्रन, ठीक है। एक बच्चा है जो टॉयज के साथ में खेल रहा है और क्या कर रहा है, अलोन खेल रहा है, ठीक है, अकेले ही खेल रहा है। इन एन एरिया एंजॉइंग द प्रेजेंस ऑफ अदर चिल्ड्रन, ऐसे एरिया में जहाँ पर दूसरे चिल्ड्रंस भी क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। एंड मेकिंग नो एफर्ट टू स्पीक, और ऐसा जो बच्चा है वो क्या कर रहा है, उन बच्चों के साथ में कोई किसी भी प्रकार का एफर्ट नहीं कर रहा बात करने के लिए, ठीक है। सो इस प्रकार के प्ले को क्या बोलेंगे, ठीक है। एक बच्चा है जो अकेले खेल रहा है दूसरे बच्चों के साथ में, मतलब दूसरे बच्चे भी अपनी जगह खेल रहे हैं, बट ये चुपचाप अपना गेम खेल रहा है, ठीक है। सो इस
और उनसे किसी प्रकार की बात भी नहीं हो रही है, तो इस प्रकार के प्ले को अपन क्या बोलते हैं? ऑन लुकर प्ले, सॉलिटरी प्ले, पैरेलल प्ले या फिर एसोसिएटिव प्ले। अपन आप पढ़ लेते हैं प्लेज के बारे में। इसके इनसे भी क्या होता है कि एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। तो अपने पास में कुछ प्रकार के अपने यहाँ पे जो कुछ टाइप्स ऑफ प्ले है वो उनके बारे में अपन बात कर लेते हैं। सबसे पहले कौन सा प्ले आता है? सबसे फर्स्ट आता है अनऑक्यूपाइड प्ले। ठीक है, अनऑक्यूपाइड प्ले कब होता है? 0 to 3 मंथ की एज के अंदर जो बेबी है वो प्ले करता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? अनऑक्यूपाइड प्ले। और इस प्ले के अंदर बेबी क्या करता है? रैंडम मूवमेंट जो है वो बेबी यहाँ पे क्या करता है? 3 मंथ to 6 मंथ के ऊपर बेबी के अपने जो हैंड इन फूड से रैंडमली मूवमेंट होते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं? अनऑक्यूपाइड प्ले। सेकंड, दूसरा कौन सा प्ले होता है? सोलिटरी। ठीक है, सोलिटरी प्ले कब होता है? 0 to 2 ईयर की एज के अंदर यहाँ पे क्या होता है? सोलिटरी प्ले। सोलिटरी प्ले के अंदर बेबी जो कैसे खेलता है? चाइल्ड प्ले अलोन। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर भी अपने को क्या बताया गया है कि एक बेबी है जो अलोन टॉयज के साथ में खेल रहा है। ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? सोलिटरी प्ले। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? सोलिटरी प्ले। सोलिटरी प्ले को दूसरा नाम क्या है? इंडिपेंडेंट प्ले। ओके, आपको एग्जाम के अंदर इंडिपेंडेंट प्ले भी ऑप्शन में दिया जा सकता है। ठीक है, तो और इसको अपन क्या बोल सकते हैं? सोलिटरी प्ले। थर्ड प्ले कौन सा आता है? थर्ड आता है ऑन लुकर प्ले। ऑन लुकर प्ले क्या होता है? सबसे पहले तो ये 2 ईयर की एज के ऊपर जो बेबी है वो जो प्ले करते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? ऑन लुकर प्ले। इस प्ले के अंदर क्या करता है? जो बेबी है वो ऑब्जर्व करता है अनदर चाइल्ड को। ठीक है, बेबी जो है ऑब्जर्व करता है, दूसरे बच्चों को खेलते हुए देखता है। ठीक है, इस वाले प्ले को बोलते हैं ऑन लुकर प्ले। इसके बाद में फोर्थ वन प्ले आता है कौन सा? पैरेलल प्ले। पैरेलल प्ले के अंदर क्या होता है? ये कब प्ले करता है? 2 ईयर से अब जो ऊपर वाली एज होती है उसके अंदर ये बेबी है जो इस प्रकार का प्ले करते हैं। इसके अंदर क्या होता है? पैरेलल मतलब साथ साथ के अंदर। ठीक है, टू चिल्ड्रंस आर प्लेइंग नियर बाई। ठीक है, दो बच्चे हैं जो साथ साथ में पास में खेल रहे हैं, बट वो एक दूसरे के साथ नहीं खेल रहे हैं। ठीक है, मेरी बात से गौर कीजिएगा। बच्चे खेल रहे हैं पास में बैठ के, बट एक दूसरे से अलग अलग। ठीक है, साथ में मिलके नहीं खेल रहे हैं। इस प्रकार को प्ले को क्या बोलते हैं अपन? पैरेलल प्ले बोलते हैं। ठीक है, डू नॉट प्ले विद देम, और आपको समझ में आ जाए तो डू नॉट प्ले विद देम। ठीक है, ये होता है अपना कौन सा? पैरेलल प्ले। ये भी एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। ठीक है, फोर्थ फिफ्थ वन होता है अपना कौन सा? लास्ट, एसोसिएटिव प्ले। तो एसोसिएटिव प्ले के अंदर क्या होता है? ये 3 to 4 ईयर के जो बच्चे हैं उनके अंदर अपने को यहाँ पे प्ले देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? सिमिलर गोल्स होते हैं बेबी के खेलते टाइम। सिमिलर गोल्स होते हैं। ठीक है, लाइक जो मेल फीमेल जो भी बच्चे जो भी खेलते हैं उन सबके जो गोल होता है खेलने का वो सिमिलर होता है। ठीक है, और इनके अंदर किसी भी प्रकार के रूल्स नहीं होते हैं। ठीक है, किसी प्रकार के रूल्स नहीं होते हैं, और जो प्ले होते हैं वो सिमिलर होते हैं, सिमिलर गोल्स के प्ले होते हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट वन आता है कौन सा प्ले? कोऑपरेटिव प्ले। कोऑपरेटिव प्ले के अंदर क्या होता है? ये प्ले किया जाता है 4+ ईयर में। ठीक है, 4 साल से बड़े बच्चों के अंदर ये वाला कोऑपरेटिव प्ले है वो खेलते हैं। और इस ऐसे प्ले के अंदर क्या होता है? चाइल्ड बिगिन टू शेयर आइडियाज एंड टॉयज। ठीक है, जो बेबीज हैं वो एक दूसरे के साथ प्ले करते हैं और एक दूसरे को अपने को आइडियाज़ को भी शेयर करते हैं, और अपने जो टॉयज होते हैं उनको भी एक दूसरे के साथ शेयर करके खेलते हैं। सो कुछ इस प्रकार के अपने पास में टोटल अराउंड 6 to 7 अराउंड प्लेज होते हैं। ठीक है, जो बच्चे अपने जो एज के अकॉर्डिंग खेलते जाते हैं। ठीक है, इन प्ले से भी एग्जाम के अंदर काफ़ी बार क्वेश्चन पुट ऑन हो चुके हैं। सो आप सभी को इनको नोट डाउन करना है और मेंशन करना, मतलब रिकॉल भी करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है भाई इन प्ले में से आ जाए आपके एग्जाम्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ए पेशेंट इज कॉल्ड ओबेस इफ BMI इज
एक पर्सन है उसको हम ओबेस कब बोलेंगे, जब उसकी बीएमआई कितने से ज़्यादा बढ़ने पे अपन उसको क्या करेंगे, ओबेस बोलेंगे, फिर ओबेसिटी की कंडीशन में वो पेशेंट है वो आ जाएगा। मोर देन 20, मोर देन 25, मोर देन 30 और मोर देन 40। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं बीएमआई की, कि बीएमआई की फुल फॉर्म क्या है। बीएमआई की फुल फॉर्म होती है बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है, नॉर्मल बीएमआई कितनी होनी चाहिए, नॉर्मल बीएमआई होनी चाहिए 18.5 टू 24.9। ठीक है, अब जब बीएमआई की यूनिट क्या है ये भी अपने को एक क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा जा सकता है। बीएमआई की यूनिट होती है केजी मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये जो यूनिट है ये होती है बीएमआई की यूनिट। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं ओबेसिटी किसको बोलते हैं। तो बीएमआई के अंदर कुछ क्राइटेरिया होते हैं जो अपन पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अगर पर्सन की जो बीएमआई है वो अपने 18.5 टू 24.9 की रहती है, यहाँ पे उस पर्सन की जो बीएमआई है वो नॉर्मल है। अगर वो उस पेशेंट की जो बीएमआई 18.5 से नीचे आती है तो वो कहलाता है अंडर वेट। अगर किसी पर्सन की जो बीएमआई है वो 25 टू 29.9 रहती है तो इसको अपन क्या बोलते हैं, ओवरवेट। क्वेश्चन में अपने से पूछा गया है ओबेस की कंडीशन को, अगर पेशेंट की जो बीएमआई है वो 30 या 30 से ज़्यादा की आती है तो इस कंडीशन को अपन बोलते हैं ओबेस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर 3 है वो अपना होता है करेक्ट, क्योंकि जो मोर देन 30 या 30 की जो बीएमआई बेसल बॉडी मास इंडेक्स आता है इसे हम कहते हैं ओबेसिटी। नेक्स्ट, अब ओवरवेट की भी तीन क्लासेज होती है, उसको अपन देख लेते हैं पहले। फर्स्ट क्लास के अंदर कौन सा आता है, फर्स्ट क्लास के अंदर आता है 25 टू 30। सॉरी 30 टू 35। क्लास सेकंड के अंदर क्या आता है 35 टू 40। एंड क्लास थर्ड के अंदर क्या आता है मोर देन 40। ठीक है, ये कुछ ओवरवेट की क्लासेज है जो फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास थर्ड जो है वो क्लासेज आती है ओवरवेट की। जो अपने क्वेश्चन में पूछा गया ओबेसिटी किसको बोलते हैं, तो मोर देन 30 को अपन क्या बोलेंगे, ओबेसिटी की कंडीशन में बोलते हैं। अब एग्जाम के अंदर अपने को क्या है फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है बीएमआई का। सो बीएमआई का फॉर्मूला क्या होता है, वेट इन केजी अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर। ये अपना बीएमआई का फॉर्मूला होता है और बीएमआई की यूनिट क्या होती है केजी अपॉन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ 5-7 क्वेश्चंस आपको बीएमआई से रिगार्डिंग और हमने सोल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया। इंडिया के अंदर ब्लाइंडनेस का मोस्ट कॉमन कॉज कौन सा होता है। सो कैटरेक्ट, ट्रेकोमा, रिफ्रैक्टिव एरर्स या फिर विटामिन ए डिफिशियंसी। सो इंडिया के अंदर ब्लाइंडनेस का मोस्ट कॉमन कॉज है वो क्या है, कैटरेक्ट। ठीक है, कैटरेक्ट जो है वो इंडिया के अंदर मोस्ट कॉमन कॉज है। कैटरेक्ट क्या होता है, अकॉर्डिंग जब एज इंक्रीज होती है तो क्या होता है लेंस की जो ओपेसिटी होती है वो भी बढ़ जाती है। ठीक है, जब लेंस की ओपेसिटी बढ़ जाती है तो जो लाइट रेज है वो रेटिना पर कम पड़ती है। ठीक है, जब लेंस की ओपेसिटी बढ़ जाती है जो लाइट रेज है वो रेटिना के ऊपर कम पड़ती है। तो इस वजह से क्या होता है कि ब्लाइंडनेस की कंडीशन है वो पेशेंट के अंदर अराइज हो जाती है ओल्ड एज पेशेंट्स के अंदर। ठीक है, सो ये एक मोस्ट कॉमन कॉज है, क्योंकि सारे पेशेंट जो भी ओल्ड एज के जो रहते हैं पीपल्स उनमें ब्लाइंडनेस की कंडीशन दिखती है। तो मोस्ट ऑफ द कॉज क्या रहता है कैटरेक्ट होना। ठीक है, इस कैटरेक्ट को अपन ओल्ड एज के अंदर जो कैटरेक्ट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, सेनाइल कैटरेक्ट। ठीक है, सेनाइल कैटरेक्ट से भी आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन मिल सकता है सीएचओ जैसे एग्जाम्स के अंदर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है ट्रेकोमा। ट्रेकोमा क्या होता है, ट्रेकोमा एक प्रकार की इन्फेक्शियस कंडीशन होती है। इसका पॉजिटिव एजेंट क्या होता है, क्लेमाइडिया ट्रेकोमेटिस। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि ट्रेकोमा का पॉजिटिव एजेंट क्या होता है, क्लेमाइडिया ट्रेकोमेटिस। सो ट्रेकोमा को प्रिवेंट करने के लिए एक WHO ने स्ट्रेटजी चलाई थी
इसको अपन क्या बोलते हैं, सेफ स्ट्रेटेजी। ठीक है, सेफ स्ट्रेटेजी है जो WHO ने ट्रेकोमा से प्रिवेंशन के लिए चलाई थी। तो इसके अंदर कौन कौन से पैरामीटर्स आते हैं? एस से क्या होता है, सर्जरी। ए से एंटीबायोटिक्स। एफ से फेशियल। क्लीनिनेस। एंड ई से एनवायरमेंटल चेंज। एनवायरमेंटल चेंज, ठीक है। ये सारी जो प्रोसेस की मदद से अपन क्या कर सकते हैं, ट्रेकोमा को प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, ट्रेकोमा की कंडीशन को, एक इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन कंडीशन है किसकी, कंजक्टाइवा की। ठीक है, कंजक्टाइवा के अंदर इन्फ्लामेशन होना, उसके बाद में स्कार फॉर्मेशन होना, इन्फ्लामेशन ऑफ कंजक्टाइवा एंड स्कार फॉर्मेशन। नेक्स्ट हमें ऑप्शन में दिया गया रिफ्रैक्टिव एरर्स। रिफ्रैक्टिव एरर्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव एरर्स 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, रिफ्रैक्टिव एरर में क्या होता है कि मोस्टली जो लाइट रेज होते हैं वो रेटिना के ऊपर इफेक्टिव तरीके से नहीं पड़ती है, जिसकी वजह से विजन में प्रॉब्लम आती है। तो इस प्रकार के एरर को अपन क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव एरर्स। सबसे पहले इसके अंदर क्या आता है, मायोपिया। मायोपिया के अंदर क्या होता है, लाइट रेज इन फ्रंट ऑफ रेटिना। ठीक है, ये अपना रेटिना है, रेटिना के सामने ही जो है वो लाइट रेज जो है वो पड़ती है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, मायोपिया। ठीक है, रेटिना के ऊपर टच नहीं होती है। ठीक है, रेटिना से पहले ही वो लाइट रेज है वो आके रुक जाती है, इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, मायोपिया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, सॉरी, सेकंड टाइप रिफ्लेक्टिव एरर का एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म की कंडीशन में क्या क्या कहते हैं, लाइट फोकस ऑन मोर देन 1 पॉइंट। ठीक है, एस्टिग्मेटिज्म की कंडीशन में क्या होती है, जो लाइट का जो फोकस होता है वो मोर देन 1 पॉइंट होता है। ठीक है, और जो मायोपिया के अंदर होता है वो लाइट का फोकस कहाँ तक होता है, रेटिना के फ्रंट में। ठीक है, रेटिना से रेटिना तक नहीं पहुंचती, रेटिना के फ्रंट तक पहुंचती है, इसको अपन बोलते हैं मायोपिया। एंड एस्टिग्मेटिज्म की कंडीशन में क्या होता है कि लाइट रेज जो मोर देन 1 पॉइंट पे फोकस होती है। थर्ड रिफ्लेक्टिव एरर में क्या होता है, हाइपर मेट्रोपिया। हाइपर मेट्रोपिया की कंडीशन में क्या होती है, लाइट रेज फोकस बिहाइंड द रेटिना। ठीक है, ये कुछ प्रकार के रिफ्लेक्टिव एरर्स होते हैं। सो मायोपिया के अंदर किस टाइप का लेंस यूज में लेते हैं, ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन मिलता है। मायोपिया के अंदर कॉनकेव लेंस जो है अपन यूज में लेते हैं, ये एग्जाम में आता है, कई बार एग्जाम्स के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। सो लास्ट अपना ऑप्शन बचता है विटामिन ए डिफिशियंसी। सो विटामिन ए डिफिशियंसी की वजह से हमें जो है जेरोप्थेल्मिया, जो कि क्या है, फर्स्ट साइन ऑफ विटामिन डिफिशियंसी। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है डायरेक्ट कि विटामिन ए की डिफिशियंसी की मदद से कौन सा साइन देखने को मिलता है, कौन सा फर्स्ट साइन आता है, वो है जेरोप्थेल्मिया। और या फिर एग्जाम में आ जाए फर्स्ट सिम्टम। ठीक है, एग्जामिनर आपको कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, फर्स्ट साइन पूछ सकता है, फर्स्ट सिम्टम पूछ सकता है। तो फर्स्ट सिम्टम के अंदर क्या आएगा, नाइट ब्लाइंडनेस। ओके, तो अपने सारे ऑप्शंस जो है अपन ने पढ़ लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा साथ में बाइटोट स्पोर्ट्स भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्लाइकोसाइलेट हीमोग्लोबिन रिफ्लेक्ट द मीन ब्लड ग्लूकोज लेवल ऑफ प्रीवियस। जो ग्लाइकोसाइलेट हीमोग्लोबिन जो अपन टेस्ट करते हैं, उसके अंदर कितने टाइम का प्रीवियस जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसको अपन असेस करते हैं। ठीक है, ग्लाइकोसाइलेट हीमोग्लोबिन क्या होता है, HbA1c। ओके, HbA1c के अंदर जब अपन ब्लड टेस्ट करते हैं तो अपन कितने टाइम का प्रीवियसली ब्लड ग्लूकोज लेवल असेस करते हैं, 15 डेज, 1 मंथ, 3 मंथ और 6 मंथ। सो HbA1c होता क्या है, सबसे पहले अपन इसके बारे में बात कर लेते हैं। HbA1c होता है अमाउंट ऑफ ग्लूकोज अटैच्ड विद हीमोग्लोबिन।
और इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो होती है लेस देन 5.7%। ठीक है, अगर पेशेंट का जो HbA1c का लेवल है वो लेस देन 5.7% है तो ये क्या है, नॉर्मल कंडीशन है। ओके, और इससे अगर लेवल इसका कितना हो जाता है 5.7 से 6.4 अगर परसेंटेज बढ़ जाता है तो ये कौन सी कंडीशन है, प्री डायबिटिक। ठीक है, वो पेशेंट क्या है, प्री डायबिटिक है। अब अगर मोर देन 6.5 ओके या फिर 6.4 या 6.5 हो मोर देन, तो इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, डायबिटिक की कंडीशन है पेशेंट में। ठीक है, ये क्वेश्चन दोनों बार क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा गया है, सो प्लीज़ आप इसको मेंशन कर लीजिए अपनी नोटबुक में। अब अगर HbA1c का लेवल अपन को कितने टाइम तक का पता लगा सकते हैं, HbA1c से अपन 3 मंथ प्रीवियस तक का ब्लड ग्लूकोज लेवल अपन पता लगा सकते हैं, या फिर 90 डेज। अगर हमसे रेंज पूछे तो 90 to 120 डेज तक जो है अपन HbA1c से अपन जो प्रीवियस ब्लड ग्लूकोज लेवल का अपन पता लगा सकते हैं। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, 3 मंथ तक। ओके, आई होप आपके अच्छे से समझ में आया हो ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द वैक्सीनेशन वाज फर्स्ट परफॉर्म्ड बाय, जो वैक्सीनेशन है उसकी फर्स्टली टर्म किसने दी थी, सबसे पहले वैक्सीनेशन वर्ड जो है वो किसने बोला था, जोनास साल्क ने, एडवर्ड जेनर, लुइस पास्चर या फिर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। सो वैक्सीनेशन जो है वर्ड को सबसे पहले किसने दिया था, वैक्सीनेशन वर्ड को सबसे पहले दिया था किसने, एडवर्ड जेनर ने। ओके, इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो रहेगा बी, एडवर्ड जेनर ने। ठीक है, एडवर्ड जेनर ने ही क्या किया था, फर्स्ट वैक्सीन डिस्कवर की थी। कौन सी की थी, स्मॉल पॉक्स की। ठीक है, ये तीनों ही क्वेश्चन है एग्जाम में आ चुके हैं CHO जैसे एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, स्मॉल पॉक्स की कब की थी, 1978 में। एडवर्ड जेनर से रिलेटेड अपन ने क्या किया, क्वेश्चन पढ़ लिया। अब इसके बाद में दूसरा नाम क्या दिया गया है, जोनास साल्क। साल्क ने क्या किया था, जो IPV इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन जो है वो किसने दी थी, साल्क ने दी थी। ठीक है, जोनास साल्क ने। ठीक है, ये क्या है, फर्स्ट पोलियो वैक्सीन है। तो अपने एग्जाम के अंदर पूछे कि फर्स्ट पोलियो वैक्सीन कौन सी थी, तो वो थी IPV। इसको अपन दूसरे नाम से क्या बोलते हैं, साल्क वैक्सीन। ठीक है, साल्क वैक्सीन कौन सी होती है, किल्ड वैक्सीन। ठीक है, ये एक प्रकार की किल्ड वैक्सीन है। ओके, और सेबिन जो वैक्सीन होती है वो कौन सी होती है, लाइव वैक्सीन। नेक्स्ट एग्जाम क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, लुइस पास्चर। सो लुइस पास्चर से अपन अभी क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि लुइस पास्चर ने क्या किया था, वैक्सीन वर्ड जो है उसके सबसे पहले वैक्सीन वर्ड किसने यूज किया था, लुइस पास्चर ने। और वैक्सीनेशन वर्ड किसने दिया था, एडवर्ड जेनर ने। अब लुइस पास्चर से दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है, लुइस पास्चर से एक थ्योरी दी थी, कौन सी, जर्म थ्योरी। लुइस पास्चर ने क्या किया था, जर्म थ्योरी दी थी। अब इसके बाद में लुइस पास्चर ने 2 वैक्सीनेशन भी जो उनका भी डिस्कवर किया था, कौन कौन सी, रेबीज एंड एंथ्रेक्स। ठीक है, रेबीज एंड एंथ्रेक्स वैक्सीन भी किसने बनाई थी, लुइस पास्चर ने। अब इसके बाद में ऑप्शन 4 क्या है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को अपन क्या बोलते हैं, फर्स्ट एंटीबायोटिक। फर्स्ट एंटीबायोटिक डेवलप की थी किसने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। वो कौन सी थी, पेनिसिलिन। ठीक है, तो अपन ने इस एक क्वेश्चन से अराउंड 10 क्वेश्चंस को है अपन ने सोल्व कर लिया है। ठीक है, ये अपनी टेस्ट सीरीज कौन सी चल रही है, 10 का 30। ठीक है, लाइक एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन, बट इसी एक ही क्वेश्चन के अंदर हमने क्या किया, 8 से 10 क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। ठीक है, सर से बोल के इस जो टेस्ट सीरीज का नाम 10 का शो करना पड़ेगा। 10 क्वेश्चन के अंदर 100 क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ जनरली। ठीक है, कुछ क्वेश्चन में कम रहता है, बट लाइक ऐसे क्वेश्चन में जो बताने लायक होते हैं उनके अंदर मैं ज़्यादा क्वेश्चंस भी आप लोगों को सोल्व करवा देता हूँ। ठीक है, जो एग्जाम में आने लायक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द वैक्सीन्स एट प्राइमरी हेल्थ सेंटर लेवल आर स्टोर्ड इन। प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है जो PHC सेंटर होता है, वहाँ पे वैक्सीन को जो है अपन कैसे स्टोर करते हैं। ठीक है, आइसलैंड रेफ्रिजरेटर में, डीप फ्रीजर में, वॉक इन कोल्ड रूम के अंदर या फिर कोल्ड बॉक्सेस के अंदर। सो जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है वहाँ पे अपन क्या करते हैं, PHC के अंदर क्या करते हैं अपन, आइसलैंड
रेफ्रिजरेटर के अंदर क्या करते हैं अपन, वैक्सीन को स्टोर करते हैं, ठीक है। तो इसकी क्या क्वेश्चन का आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर 1 आइस लाइन रेफ्रिजरेटर। अब अपने के एग्जाम में क्या पूछता है, इसका टेम्परेचर पूछते हैं, ठीक है। तो इसका टेम्परेचर होता है 2 to 8 डिग्री ऑफ सेल्सियस। ये भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके सीएचओ जैसे एग्जाम्स के लिए। और ये पीजीआई के अंदर भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, 2016 पीजीआई के एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन की बात कर लेते हैं अपन इसी के अंदर कि डीप फ्रीजर के अंदर अपन कहाँ पे वैक्सीन स्टोर करते हैं। डीप फ्रीजर के अंदर अपन स्टोर करते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल के अंदर। ओके, डिस्ट्रिक्ट लेवल के अंदर क्या करते हैं, डीप फ्रीजर के अंदर अपन वैक्सीन स्टोर करते हैं और इसका टेम्परेचर होता है -15 to -25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ये भी एग्जाम के अंदर आया हुआ है। वॉक इन कोल्ड रूम, वॉक इन कोल्ड रूम के अंदर क्या होता है, ये अपन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर, ठीक है, या फिर बड़े हॉस्पिटल्स के अंदर क्या होता है, वॉक इन कोल्ड रूम होता है और इसका भी टेम्परेचर कितना होता है, -2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, ये कुछ टाइप्स है। और अपन नेक्स्ट वन बात कर लेते हैं कोल्ड बॉक्सेज की। कोल्ड बॉक्सेज या फिर वैक्सीन कैरियर, तो इनको अपन यूज कहाँ करते हैं, इनको अपन यूज करते हैं सब सेंटर पे या फिर विलेज लेवल पे। ओके, आपके आई होप आपके अच्छे से समझ में आया हो इस क्वेश्चन का। और इसका जो है वो नॉर्मली अपन क्या करते हैं, इस कोल्ड बॉक्स और वैक्सीन कैरियर के अंदर क्या होता है, 4 यहाँ पे आइस क्यूब्स का वो पैकेट रहता है, ठीक है, आइस पैक रहते हैं यहाँ पे 4, ठीक है। एक आइस पैक के अंदर कितना ml रहती है आइस, 340 ml, ठीक है। उसके बाद में ये क्या करते हैं, जब भी अपन वैक्सीनेशन लगाने के लिए अपन विलेज टू विलेज या फिर सब सेंटर टू विलेज लेवल या फिर, ठीक है, वहाँ पे जाते हैं ना, तो अपन क्या करते हैं, इन बॉक्सेस के अंदर जो वैक्सीन को अपन पहुँचाते हैं। अब एक क्वेश्चन बनते हैं, 2 यहाँ से और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। मिनिमम चांस ऑफ, सॉरी, मैक्सिमम चांस ऑफ कोल्ड चेन फेलियर, ठीक है। कोल्ड चेन का अगर मैक्सिमम चांस है फेल होने का, वो कहाँ होता है, सब सेंटर या फिर विलेज लेवल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है, जो है टेम्परेचर एनालिसिस, ठीक है, जो भी मैंने आपको टेम्परेचर बताए हैं, इन सब टेम्परेचर को एनालिसिस करने वाले इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या होता है, तो इस इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है डायल थर्मोमीटर। ओके, डायल थर्मोमीटर होता है जो एवरी 8 आवर्स पे यहाँ पे क्या करता है, टेम्परेचर बताता है यहाँ पे, ठीक है। सो ये दोनों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का, विच वैक्सीन इज गिवन टू ए प्रेग्नेंट लेडी। प्रेग्नेंट लेडी को अपन कौन सी वैक्सीन जो है वो यूज में करते हैं, मिजल्स, बीसीजी, टेटनस या फिर डिप्थीरिया पर्टुसिस टेटनस का। सो जब प्रेग्नेंट लेडी होती है तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, टेटनस की जो डोज है अपन लगाते हैं, ठीक है। प्रीवियसली अपन कितनी डोज देते थे टेटनस की, प्रीवियसली अपन डोज कब लगाते थे, 16 to 20 वीक पे, ठीक है। 16 to 20 वीक पे क्या करते हैं, सो प्रीवियसली जो अपने एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछते थे वो आता था 16 to 20 वीक के अंदर, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ चुका है, बट इसकी अब नई गाइडलाइन आई है, ठीक है। अगर एग्जाम के अंदर ये आपको ऑप्शन मिले तो ये इसको करेक्ट करना है, बट नई गाइडलाइन के तहत क्या करते हैं, फर्स्ट डोज अपन कब देते हैं, फर्स्ट डोज देते हैं एज अर्ली एज पॉसिबल, ठीक है। एज अर्ली एज पॉसिबल जो है वो पेशेंट को अपन जब जैसे ही प्रेगनेंसी कंफर्म होती है तब अपन क्या करते हैं, फर्स्ट डोज लगाते हैं, या फिर नेक्स्ट 4th वीक ऑफ प्रेगनेंसी, या फिर फर्स्ट एंटीनेटल चेकअप पे जो है अपन क्या करेंगे, जब जैसे ही अपने एंटीनेटल चेकअप के लिए फीमेल आती है तो उसके उसी टाइम पे अपन क्या करते हैं, टेटनस टॉक्सोइड का जो है वो इंजेक्शन या फिर वैक्सीनेशन जो अपन उस लेडी को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द आइडियल स्टोरेज ऑफ टेम्परेचर ऑफ पोलियो वैक्सीन। पोलियो वैक्सीन के लिए टेम्परेचर स्टोरेज कितना होना चाहिए, ठीक है, -20 डिग्री, -10 डिग्री, -15 डिग्री या फिर -25 डिग्री। सो जब भी अपन पोलियो वैक्सीन को स्टोर करते हैं तो पोलियो वैक्सीन को स्टोर करने के लिए टेम्परेचर होना चाहिए -20 डिग्री, ठीक है। अब इसके बाद में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, एग्जाम में के अंदर क्वेश्चन आ जाए, मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन, ठीक है। मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन कौन सी होती है, वो होती है
पोलियो, ठीक है। पोलियो को अपन क्या बोलते हैं, मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन। और पोलियो की जो 0 डोज है वो कब लगती है, 8 बर्थ के ऊपर जो है पोलियो के अपन 0 डोज लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का, टोटल कलर ऑफ द सेंटर स्क्वायर इन द वैक्सीन वाइल मॉनिटर, VVM, टोटल कलर ऑफ द सेंटर स्क्वायर इन वैक्सीन वाइल मॉनिटरिंग इन ए वेल स्टोर्ड पोलियो वैक्सीन शुड बी। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जब भी अपन वैक्सीन वाइल मॉनिटर करते हैं तब अगर पोलियो वैक्सीन का जो वेल स्टोर्ड है, ठीक है, अपन कब मानेंगे कि हाँ जो पोलियो वैक्सीन है वो वेल है, एक्यूरेट है, वो एक्सपायर नहीं हुई है, ठीक है। एक स्क्वायर का कलर कैसा होना चाहिए जब अपन मानेंगे कि पोलियो वैक्सीन जो है वो वेल स्टोर्ड है, वाइट, वॉयलेट, ब्लू और पिंक, ठीक है। तो ये जो क्या है, अपन जब भी अपन वैक्सीनेशन वाइल को देखें तो उसके ऊपर क्या है, ऐसा यहाँ पे सर्कल हमें देखने को मिलेगा, उसके अंदर एक स्क्वायर अपने देखने को मिलता है, ठीक है। सो अब इस सर्कल का रंग होता है, कैसा होता है, ब्लू कलर का इस सर्कल का रंग होता है नॉर्मली, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप समझ लो, ये मैं ब्लू कलर यहाँ पे डाल रहा हूँ और इसके अंदर का कलर स्क्वायर कैसा होना चाहिए, वाइट होना चाहिए। अगर ये वाली कंडीशन हमें देखने को मिलती है, सो इसका ये कंडीशन कौन सी है, वेल स्टोर्ड है, ठीक है यहाँ पे, और जो वैक्सीनेशन है वो अच्छी है, एक्सपायर नहीं हुई है, ठीक है। सो कैसा होना चाहिए, वाइट कलर का होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन एंड हेल्थ प्रमोशन आर मेजर फॉर प्रिवेंशन ऑफ। प्रिवेंशन के अंदर अपन बात करते हैं लेवल ऑफ प्रिवेंशन, टोटल अपने कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। तो इसके अंदर स्पेसिफिक प्रोटेक्शन एंड हेल्थ प्रमोशन जो है वो कौन से लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आता है, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, टर्सरी प्रिवेंशन या फिर नन ऑफ द अबव। सो हेल्थ प्रिवेंशन के अंदर अपने को बात करते हैं तो जो स्पेसिफिक प्रोटेक्शन एंड हेल्थ प्रमोशन है वो आता है किसमें, प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर, ठीक है। सो प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर में क्या करते हैं, जो कम्युनिटी के अंदर या फिर जो किसी भी पर्सन के क्या रहता है कि कोई भी प्रॉब्लम होने की रिस्क यहाँ पे क्या होती है, अवेलेबल होती है, बट उसको डिजीज़ नहीं होती है, ठीक है। रिस्क फैक्टर जो है वो अवेलेबल होता है बट उसको डिजीज़ नहीं होती है। तो इस कंडीशन के अंदर क्या करते हैं पीपुल्स, हेल्थ एजुकेट, अपन जो है पीपल को अपना हेल्थ एजुकेट कर सकते हैं, ठीक है, वैक्सीनेशन लगा सकते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन हो गया वैक्सीनेशन, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन मीन्स अपन लाइक हेपेटाइटिस की वैक्सीन लगाते हैं तो हेपेटाइटिस से अपने का स्पेसिफिक प्रोटेक्शन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। क्या हो रहा है यहाँ पे, रिस्क फैक्टर तो प्रेजेंट है बट डिजीज प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। और इससे प्रिवेंट करने के लिए पे क्या कर रहे हैं, एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन दे रहे हैं या फिर वैक्सीनेशन लगा रहे हैं, ठीक है। सो ये सारे जो अपन हेलमेट का यूज करते हैं बाइक चलाते टाइम, ठीक है, तो ये सारे जो भी फैक्टर्स है अपन किस में आएंगे, प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर आते हैं। इसके बाद में क्या है, सेकेंडरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी के अंदर क्या होता है कि डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, ये दोनों जो फैसिलिटी है अपन किसके अंदर देते हैं, सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर, ठीक है। एक तो डिजीज़ का डायग्नोसिस होता है और उस डिजीज़ का ट्रीटमेंट होता है। टर्सरी प्रिवेंशन के अंदर क्या होता है, उस डिजीज़ का ट्रीटमेंट एडवांस करते हैं अपन, ठीक है। एडवांस ट्रीटमेंट लाइक कैंसर के अंदर क्या होता है, नॉर्मली उसका डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट करना मुश्किल होता है, तो यहाँ पे टर्सरी केयर वाले हॉस्पिटल्स के अंदर क्या, एडवांस हॉस्पिटल के अंदर क्या करते हैं, उनकी जो आगे का ट्रीटमेंट चलता है, ठीक है। और या फिर पैलिएटिव केयर, ठीक है, जो पेशेंट को है वो पैलिएटिव केयर देते हैं, ठीक है। तो ये सब कहाँ देते हैं, टर्सरी लेवल पे देते हैं ताकि उस पेशेंट की जो कंडीशन है वो और ज़्यादा वर्स ना हो, ठीक है। उसके ऊपर आता है प्रीमोडियल। इस प्रिवेंशन के अंदर क्या करते हैं, अपन रिस्क फैक्टर को ही प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रिवेंट रिस्क फैक्टर्स, ठीक है। इस कंडीशन को अपन क्या करते हैं, रिस्क फैक्टर को ही अपन प्रिवेंट करते हैं। तो ये वाला प्रिवेंशन हो गया प्राइमोडियल प्रिवेंशन, ठीक है। टोटल 4 टाइप के प्रिवेंशन है वो अपन ने यहाँ पे समझ लिए। प्रिवेंशन से एग्जाम के अंदर आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये हम सब टॉपिक्स, उन्हीं टॉपिक्स को अपन यूज में लेते हैं, उन्हीं टॉपिक्स को अपन सॉल्यूशन करवाते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व करवाते हैं, जो कि एग्जाम्स के अंदर आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा हाई रहती है, ठीक है। हम ऐसे नॉर्मल क्वेश्चंस को सोल्व नहीं करवाते क्योंकि वो एग्जाम में आने ही नहीं है, तो फिर उनका क्या मतलब सोल्व करवाने का, ठीक है। जो ऐसे टॉपिक्स को चूज करो जो एग्जाम के अंदर आपके ज़्यादा हेल्प करें, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन टिप ऑफ आइसबर्ग फिनोमिना सबमर्ज्ड पोर्शन डज नॉट कंसिस्ट ऑफ, ठीक है। जब आइसबर्ग फॉर अपन फिनोमिना अपन पढ़ते हैं तो एक उसके अंदर पोर्शन होता है, एक तो होता है सबमर्ज्ड पोर्शन, एक होता है सबमर्ज्ड पोर्शन से ऊपर का वाला पोर्शन, ठीक है। ऊपर वाला कौन सा, विजिबल, जो विजिबल होता है और जो पानी के अंदर रहता है उसको अपन क्या बोलते हैं,
सबमर्ज पोर्शन, ठीक है। सो क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है, इन टिप ऑफ आइसबर्ग फिनोमिना सबमर्ज पोजीशन डज नॉट कंसिस्ट ऑफ, ठीक है। सबमर्ज पोजीशन जो है वो ऑप्शन के अंदर कौन सी जो कंडीशन है उसको अपन प्रेजेंट नहीं रहता है, लेटेंट पीरियड, कैरियर, अनडायग्नोस्ड केस या फिर हेल्दी पॉपुलेशन, ठीक है। सो ऑप्शन में क्या दिया गया है, हेल्दी पॉपुलेशन। सो सबमर्ज पोर्शन के अंदर तो क्या होता है, डिजीज कंडीशन जहाँ पे प्रेजेंट रहती है, अनडायग्नोस्ड केसेज यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, कि जो कैरियर्स वगैरह होते हैं, ये सब चीज़ें क्या रहती है यहाँ पे प्रेजेंट रहती है। जबकि कोई हेल्दी जो पॉपुलेशन है वो सबमर्ज पोर्शन में प्रेजेंट नहीं रहती है, ठीक है। तो इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, वो रहेगा हेल्दी पॉपुलेशन, ठीक है। तो सबमर्ज पोर्शन के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है, लेटेंट पीरियड, ठीक है, लेटेंट पीरियड ऑफ डिजीज या फिर अनडायग्नोस्ड केस, इसके बाद में सब क्लिनिकल केस। विजिबिलिटी के अंदर क्या रहता है, एक तो क्लिनिकल केस का पता लग चुका है, डायग्नोस हो चुका है, हेल्थ पॉपुलेशन और डेथ, ठीक है, कितने पेशेंट्स की जो डेथ हो चुकी है वो किसकी वजह से हुई, तो ये सब चीज़ें क्या रहती है विजिबल पोर्शन के अंदर। द रिस्क ऑफ कोल्ड चेन फेलियर इज ग्रेटेस्ट एट, कोल्ड चेन फेलियर की रिस्क सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है, रीजनल लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, पीएचसी लेवल या फिर सब सेंटर एंड विलेज लेवल पे। सो कोल्ड चेन फेलियर है, अपने प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर सोल्व भी किया था इसको, पढ़ लिया था इसको। सो कोल्ड चेन फेलियर की जो सबसे ग्रेटेस्ट रिस्क होती है वो कहाँ होती है, सब सेंटर पे एंड विलेज लेवल पे जो होती है, कोल्ड चेन फेलियर की ग्रेटेस्ट रिस्क होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिमम गैप दैट शुड बी अलाउड इन बिटवीन टू एडमिनिस्टर टू लाइव वैक्सीन, जब अपन 2 लाइव वैक्सीन को जो पेशेंट को लगाते हैं या फिर किसी भी नॉर्मल पर्सन को लगाते हैं 2 लाइव वैक्सीन, सो उन दोनों के बीच में मिनिमम गैप कितना होना चाहिए, 2 वीक, 4 वीक, 2 मंथ या फिर 4 मंथ। सो 2 लाइव वैक्सीन के बीच में जो है 4 वीक्स का गैप होना चाहिए, ठीक है, 2 लाइव वैक्सीन के बीच में। आई होप आज का जो सेशन है वो काफ़ी अच्छा आप सभी के समझ में आया होगा। कोई भी क्वेरी वगैरह हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ में हम जो है वो टेस्ट सीरीज भी चला रखी है राजस्थान सीएचओ के एग्ज़ाम्स के लिए, पीजीआई के एग्ज़ाम्स के लिए, जिपमेर एंड आरएमएल के लिए, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच बने रहने के लिए।